तो वक्फ पर वार संसद में आर पार आज होने वाला है। कुछ ही देर बाद ये बिल पेश किया जाएगा, संशोधित बिल, और इस पर आर पार होने की पूरी संभावना है। क्यों आखिर इस पर इतनी बहस छिड़ी हुई है? हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं प्रतीक जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरीके का वक्फ बिल को लेकर आज ये लोकसभा में उस पर चर्चा होने वाली है, तो इसको लेकर पूरे देश में उत्सुकता है। और उत्सुकता इस बात को लेकर है कि पिछले कई सालों से, कई दशकों से बल्कि, इस बिल के दुष्प्रभाव के कारण देश के लोगों को, देश की जनता को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। दुष्प्रभाव बताइए, बहुत चर्चित उदाहरण आपको देता हूं कि जो तमिलनाडु का, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा ना सर सारी चीज जी। देखिए, ये देश में एक बड़ा चर्चित मामला हुआ कि जो तमिलनाडु का तमिलनाडु में एक गांव है, जिस गांव में एक 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। उस मंदिर पे के ऊपर वक्फ बोर्ड ने यह दावा कर दिया कि ये जो मंदिर है, ये हमारी जमीन के ऊपर बना हुआ है। अब आप सोचिए कि इस्लाम को आए हुए इस दुनिया में 1400 वर्ष हुए हैं और 1500 वर्ष पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के ऊपर उन्होंने दावा कर दिया। उस गांव का एक किसान अपनी 1.25 एकड़ पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए गया, तो रजिस्ट्रार ने कह दिया कि पहले आप एनओसी लेकर आइए वक्फ बोर्ड की, तब आपके ऊपर केस की रजिस्ट्री हो पाएगी। देश भर में से कई उदाहरण हैं। जो सूरत का नगर निगम है, उसके मुख्यालय के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया। अकेले 65,000 मामले उत्तर प्रदेश में वक्फ ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग पड़े हैं। राजस्थान में भी ऐसे कई सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं। अब आप देखिए कि देश में वक्फ बोर्ड को छोड़कर क्या केवल कोई ऐसी संस्था है जो गैर सरकारी संस्था हो और उसके पास इतने असीमित अधिकार हो कि वो किसी की भी जमीन के ऊपर जाकर कह दे कि जमीन उसकी है और उस व्यक्ति को ही साबित करना पड़ेगा कि जमीन मेरी है। वो व्यक्ति सीधा जाकर किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता, उसको ट्रिब्यूनल में अपील करनी पड़ेगी। बावजूद ट्रिब्यूनल के अपील के बावजूद भी वो लोअर कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। वो झुंझुनू में अगर बैठा हुआ कि किसी व्यक्ति को वक्फ से विवाद हो गया, तो क्या वो जयपुर के हाई कोर्ट जाएगा, जोधपुर के हाई कोर्ट जाएगा? उसको ये प्रताड़ना क्यों मिलनी चाहिए? देश भर में ऐसे लाखों मुकदमे जो दर्ज हो चुके हैं, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं। उसका कोई ना कोई समाधान तो होगा। और 70 साल से इसको हम क्यों ढो रहे हैं? इस अगर एक ही तरीके का कानून बना हुआ है, एक ही तरीके का वक्फ बोर्ड के अधिकार बने हुए हैं, उसमें लोगों को परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात, जो मुस्लिम समाज के भी जो निचले तबके के लोग हैं, वो चाहे पसमंदा मुस्लिम्स हो, चाहे दूसरे तरीके के मुस्लिम्स हो, क्या आप में ये कोई बता सकता है कि इतने साल के वक्फ बोर्ड में एक बार भी उनको सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? जब आपके 90% मामले दूसरे समाज के खिलाफ दर्ज हैं, जिनसे आपका विवाद गैर मुस्लिम्स के साथ 90% मामलों में हो, तो क्या दूसरे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व तो उसमें नहीं होना चाहिए? उनकी कौन सुनेगा? क्या एक धर्म विशेष का व्यक्ति बैठकर उनके पक्ष में फैसला करेगा? तो ये जो भेदभाव की नीति है और जिसके कारण से लोग परेशान हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर देश की सरकार बात नहीं करेगी, देश की रूलिंग पार्टी बात नहीं करेगी, तो क्यों इस पर बात नहीं होगी? इससे पहले की सरकारों ने क्यों नहीं इस बारे में सोचा? चाहता हूं क्या कि इससे पहले क्यों नहीं सोचा? की सरकारों ने तो 370 के ऊपर भी नहीं सोचा। इसके पहले की सरकारों ने तो राम मंदिर बनाने के बारे में भी नहीं सोचा, 3 तलाक खत्म होने के बारे में भी नहीं सोचा, सीएए का कानून बनाने के बारे में भी नहीं सोचा। तो वो तो ये भी नहीं सोचेंगे। ये तो हर चीज को वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं। आज भी मैं दूसरे चैनल पर भी देख रहा था कि किस तरीके की डिबेट हो रही है, जिसमें मंदिरों को शामिल किया जा रहा है। ये सवाल आपसे ले रहा हूं, फिर तो मुझे बताइए, मंदिर तो चंद्रबाबू नायडू की बात कर लीजिए, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, उनके वोट बैंक का अधिकतर हिस्सा मुस्लिम वर्ग से आता है। क्या वो आपके साथ हैं? ये स्थिति साफ है क्या सर इस मामले पर? ये देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा, मुस्लिम समुदाय में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको वहां शोषण का शिकार होना पड़ा है वक्फ बोर्ड के माध्यम से। मैंने आपको बताया कि पसमंदा एक भी मुस्लिम, जिसकी बड़ी आबादी पूरे देश में है, उसको इस वक्फ बोर्ड का आज तक कोई मेंबर नहीं बनाया गया है। लेकिन एक कब्जा है लैंड माफिया का इसके ऊपर, जो इसके पक्ष में आज लोग खड़े हैं, इनके साथ मिलकर कब्जे करते हैं, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे करते हैं। अकेले दिल्ली सरकार की 123 प्रॉपर्टीज के ऊपर वक्फ के दावे चल रहे हैं। तो देश भर में किस तरह आतंक का माहौल इन्होंने बना रखा है, किस तरह लैंड माफिया के रूप में कुख्यात हो चुके हैं, उसके खिलाफ कोई तो बोलेगा। और क्यों नहीं बोलना चाहिए? और इस देश में लोकतांत्रिक देश है, इस देश में एक व्यवस्था है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आ रहा हूं, फिर से चर्चा की फिर से शुरुआत करेंगे। प्रतीक जी के पास भी मैं जाऊंगा।